हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में रेत के पहाड़ नामक रेत के पहाड़ पाए जाते हैं? पहला आबू धाबी, दूसरा बर्लिन, तीसरा थिम्पू, डी ऑप्शन है आपका काबुल। तो आपको बताना है कि जो रेत के टीले हैं या रेत के पहाड़ हैं वो कहाँ होते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा आबू धाबी में। आबू धाबी में रेत के टीले या रेत के पहाड़ पाए जाते हैं। आबू धाबी आपका यूएई की राजधानी है। आबू धाबी की मुद्रा क्या है आपकी? दिरहम। आबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम। और यहाँ पर पेट्रोल है जो आपका वो पानी से भी सस्ता है। और यहाँ पर खजूर के पेड़ आपको ज्यादा दिखाई देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकर्षक और प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे, पहला ऑप्शन है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, दूसरा अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, तीसरा शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, डी ऑप्शन विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो जब आप बेटा क्लास में टीएलएम का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? अगर आपने क्लास में टीएलएम का इस्तेमाल किया तो उससे क्या होगा? बच्चों की सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगर आपने बच्चे को कोई वीडियो दिखाई तो उससे क्या होगा? बच्चे की सभी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को पढ़ाते समय हमें हमेशा ही टीएलएम का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चा प्रॉपर तरीके से उसकी सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो सके और वो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। अब आपको ये बताना है कि बिना बीजों के कौन सा पौधा आपका उगता है। पहला ऑप्शन है आपका सेब, दूसरा पाइनस, तीसरा फर्न, डी ऑप्शन है आपका प्रून्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, फर्न। फर्न जो है बिना बीजों के उगने वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं है? जब भी हमसे नहीं पूछा जाता है ना बेटा तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। पहला ऑप्शन क्या है? अवलोकन और सूचना दर्ज करना, दूसरा विश्लेषण करना, तीसरा प्रयोग करना, डी ऑप्शन है आपका स्मरण करना। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा सीखने से आधारित उद्देश्य नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बेटा। हम बच्चों को स्मरण करना नहीं सिखा रहे हैं तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है और आपसे नेगेटिव पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? पहला ऑप्शन है आपका तिकोने आकार की चोंच, बी ऑप्शन है आपका सीधी और पतली चोंच, सी ऑप्शन है आपका हुक जैसी चोंच, डी ऑप्शन है आपका लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो बेटा जो मीट को काटने और फाड़ने के काम आती है वो आपकी हुक जैसी चोंच होती है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीभ के विभिन्न भाग पर स्वाद कलियों का मिलान करें। आगे का भाग, तो जो जीभ का आगे का भाग होता है बेटा हमें उससे मीठे का पता चलता है। कैसा स्वाद आता है? आगे भाग से मीठे का। और जो आपका पीछे का भाग होता है उसमें हमें कड़वा स्वाद आता है ना, कड़वे स्वाद का पता चलता है। और जो पक्षीय भाग है उसमें हमें खट्टा और नमकीन। तो पहले का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो आपका ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी है, और आपका बी का सेकंड होगा। तो बी का सेकंड किस में है आपका? यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का अग्रभाग से हमें क्या पता चलता है? मीठा, पक्षीय भाग से हमें खट्टा और नमकीन, और पिछले भाग से हमें कड़वा स्वाद पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि पहला पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं, दूसरा ऑप्शन है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, सी ऑप्शन है आपका उनके कान पंखों से ढके हुए होते हैं, डी ऑप्शन है वे उड़ सकते हैं। तो बेटा जो पक्षियों की जो आंखों की पुतलियां हैं वो घूम नहीं सकती हैं, यही कारण होता है कि पक्षी अपनी गर्दन को बार बार हिलाते हैं।
और आपने देखा होगा कि अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो उससे क्या होता है बेटा, वो एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर अपना फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, तो वो एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर अपना फोकस कर सकते हैं। और उल्लू की आंखें कैसी होती है बेटा, उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह बिल्कुल सामने की ओर होती है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि पक्षी अपनी गर्दन को बार बार क्यों हिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है कि उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो घूम नहीं सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। अब देखो कौन कौन से जानवर दिए गए, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। अब इनमें जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन, वे अंडे देते हैं, तो ये सारे ही अंडे देते हैं, है ना। बी ऑप्शन क्या है, वे जहरीले होते हैं, तो आपका सांप जहरीला होता है ना। और सी ऑप्शन क्या है, वे भूमिगत और जल दोनों में रह सकते हैं, तो ये तो कछुए के बारे में बात सही। गौरैया तो आपकी जहरीली होती नहीं है, कछुआ तो जहरीला होता नहीं है, और उनके शरीर शल्क से ढके हुए होते हैं, है ना। तो अब इनमें से वो एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो चारों के लिए सही होता है। तो बेटा जहरीले वाला भी सबके लिए सही नहीं होगा, भूमि और जल वाला भी सही नहीं होगा, क्योंकि गौरैया क्या पानी में रह पाएगी, नहीं। छिपकली क्या पानी में रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, है ना। और उनका जो शरीर है वो शल्क से ढका हुआ होता है, तो क्या कछुए का शरीर जो होता है वो शल्क से ढका हुआ होता है, गौरैया का नहीं होता है, छिपकली का नहीं होता है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं होगा, आपको वो बताना है जो इन चारों के लिए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, वे अंडे देते हैं। अब छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप ये चारों ही अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है बेटा, जिनके बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, और जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। अब यहाँ से आपको नेगेटिव आंसर बताना है, जो आपसे जो गलत है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है वास्तविक जीवन की घटनाएं, दूसरा समुदाय सदस्य, तीसरा कक्षा की चार दीवारी, डी ऑप्शन है बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। तो आपको इसमें से वो ऑप्शन बताना है कि जो बच्चों की ज्ञान की रचना में प्रभावशाली नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा बेटा, कक्षा की चार दीवारी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है ना, केवल सी, ये आपका करेक्ट हो जाता है। आपको बच्चों का जो ज्ञान है उसको बाहर की दुनिया से जोड़ के पढ़ाना है। तो कक्षा की चार दीवारी बच्चों की ज्ञान की रचना में तो सहायक हो ही नहीं सकती है, जब हम खुद कहते हैं कि बच्चों को जो भी ज्ञान देना है वो उनके वास्तविक जीवन से जोड़ करके हमें देना है। तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका गलत हो जाएगा, और आपसे गलत ही पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है, कक्षा की चार दीवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो अलबरूनी जो है बेटा वो आपके उज्बेकिस्तान से आए थे, और अलबरूनी ने जो किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने भारत की कई सारी चीजों के, यहाँ के कुओं के बारे में, कई सारी चीजों के बारे में जिसमें वर्णन किया था उन्होंने, अलबरूनी की किताब का नाम है बेटा किताबुल हिंद, और ये अरबी भाषा में उन्होंने लिखी थी। तो अलबरूनी कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का सीखना आधारित है। पहला ऑप्शन है सरल से जटिल की ओर, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा, हमें बच्चों को सरल से जटिल की ओर लेके जाना चाहिए। पहले हमें बच्चों को वो चीजें बतानी चाहिए जो सरल हैं, जो सीखने में आसान है, उसके बाद हमें कठिन की ओर चलना चाहिए। बी ऑप्शन क्या कहता है, जटिल से सरल की ओर, ये तो गलत हो जाता है आपका। सी ऑप्शन क्या कहता है, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, गलत। हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, स्थानीय से वैश्विक के सिद्धांत पर पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत हो जाता है आपका। और डी ऑप्शन क्या कहता है, अमूर्त से मूर्त की ओर, तो ये भी गलत है बेटा, हमें बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाना चाहिए। जो चीजें पहले उनको दिखाई देती है, जिनको वो टच कर सकते हैं, पहले हमें उनका ज्ञान देना चाहिए, उसके बाद हमें
उन चीजों के बारे में बताना चाहिए जो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को? मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो यहाँ पर नीचे के तो तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा कि ईवीएस का सीखना सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? पहला वेल मछली, दूसरा मेंढक, तीसरा कबूतर और फोर्थ है आपका छिपकली। तो स्तनधारी क्या होता है बेटा? जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है वो क्या है? स्तनधारी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू वेल, है ना। वेल जो मछली है आपकी ये स्तनधारी है। चमगादड़ स्तनधारी है, गाय, भैंस, बकरी, है ना, ये सब क्या है आपके स्तनधारी के एग्जाम्पल है। और मनुष्य भी, क्योंकि एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना। तो ये जो मनुष्य है ये भी किस में आएंगे? स्तनधारी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल संवर्धन एक प्रकार की कृषि उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना की जाती है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो हम पौधों की फसल करते हैं वो किसके बिना करते हैं। पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा जल, तीसरा पोषक तत्व और सूर्य का प्रकाश। तो बेटा इसमें हम बिना मिट्टी के, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि इसके अंतर्गत पौधों की जो फसल होती है वो बिना मिट्टी के की जाती है। हमें जल की आवश्यकता होगी, पोषक तत्वों को उसमें मिला दिया जाएगा और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होगी, पर हमें इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है कि इसमें जो है मिट्टी के बिना ही फसल को किया जा सकता है, पौधों की फसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है पोषक तत्व, बी ऑप्शन है वायु, सी ऑप्शन है आपका जल, डी ऑप्शन है आपका मृदा। तो ये जो पिचर प्लांट है या फ्लाई ट्रैप है आपका, ये जो कीट भक्षी पौधे हैं ये कीट पतंगों को क्यों खाते हैं? क्योंकि ये उनसे क्या लेते हैं? पोषक तत्व लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है कि पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन झूम कृषि में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काटकर जला दिया जाता है। तो जो झूम की कृषि होती है ये कहाँ होती है बेटा? मिजोरम में होती है। और वहां पर जो है लॉटरी के द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा है। झूम खेती को आपकी स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है और इसको स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है ना। तो इसमें जो झूम की खेती होती है बेटा, इसमें जमीन में जो खरपतवार उग जाते हैं उसको उखाड़ते नहीं है बल्कि वहीं पर गिरा के उसको जला दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है कि उसको उखाड़ा नहीं जाता है बल्कि वहीं पर ही काट के जला दिया जाता है। बी ऑप्शन क्या कहता है? राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है कि जो आप जो खरपतवार को जलाते हैं जो उसकी राख होती है वो उसी मिट्टी में मिल जाती है तो मिट्टी को उर्वरक बना देती है, उसकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो आपका ए और बी दोनों ही सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसमें नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।